नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे और अधिगम के सिद्धांतों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक एस आर थ्योरी और एक एस ओ आर थ्योरी। दोस्तों, एस आर थ्योरी में मुख्य रूप से चार सिद्धांत परिगणित होते हैं और इन चारों सिद्धांतों को हमने पढ़ दिया था। आज हम पढ़ेंगे एस ओ आर थ्योरी। इसको पढ़ने से पहले मैं पिछला रिवाइज करा देता हूँ, वहाँ से सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि निम्न में से एस आर थ्योरी के अंतर्गत कौन से सिद्धांत नहीं है। तो आपको तीन ऑप्शन वहाँ से देगा और एक एस ओ आर थ्योरी का दे देता है। तो सबसे पहले वहाँ हमने बात करी थी शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुकूलक का सिद्धांत यह दिया था दोस्तों पावलोव के द्वारा। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इसके अलावा तीसरा सिद्धांत जो एस आर थ्योरी के अंतर्गत आता है वो आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्कीनर महोदय ने। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो चौथा सिद्धांत था वो हमने देखा था पुनर्बलन का सिद्धांत। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था C.L. हल ने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चारों सिद्धांत आपको समझ में आ गए होंगे और इन चारों सिद्धांतों की हमने पिछली क्लासों में डिटेल से चर्चा करी है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम के SOR थ्योरी के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था कि कोई भी प्राणी तभी अनुक्रिया करता है जबकि उद्दीपक व उसके प्रभाव का ज्ञानात्मक क्षेत्र विकसित हो जाए। इसलिए एसआर के विचार को एसओआर में बनाने का श्रेय सबसे पहले वुडवर्थ को दिया जाता है। देखिए दोस्तों, अब आप लोगों में से कुछ प्रश्न मेरे को पता है कमेंट में आएंगे कि सर आपने पहले ये कहा था कि एस आर को आर एस में बदलने का जो कार्य था वो स्किनर ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया कि आपको जो एस आर थ्योरी है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो थ्योरी है, उसको एस ओ आर थ्योरी में बदलने का कार्य किया है वुडवर्थ ने। तो दोस्तों ये अपने आप में अलग अलग है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। एस आर थ्योरी पहले से प्रचलित थी और एस आर थ्योरी को आर एस थ्योरी में परिवर्तित किया था स्किनर के द्वारा, BF स्किनर के द्वारा। ठीक है, ये पहले मनोवैज्ञानिक थे ऐसे, और ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक जिन्होंने एस आर थ्योरी को SOR थ्योरी में कन्वर्ट किया है तो वो है वुडवर्थ। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजन आपको ख़त्म हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। SR का मतलब जो होता है वो होता है स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी और SOR का मतलब होता है स्टिमुलस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स थ्योरी और RS का मतलब होता है रेस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। देखो, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत तो मैंने स्टार भी लगा रखा है, साथ में लिख रखा है 1 क्यों। इसका मतलब दोस्तों अब की बार रीट 2020 जो कि 2021 में होगी, इसमें से गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए अपन इसको ढंग से देखते हैं। सबसे पहले 1911 ईस्वी में जर्मन के विद्वान मैक्स वर्दिमर ने थॉर्नडाइक के उस विचार का खंडन किया था जिसमें कहा गया था कि प्राणी प्रयास व त्रुटि से सीखता है। मैक्स वर्दिमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद नामक पुस्तक लिखी और इसमें पहली बार जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए इन्हें गेस्टाल्टवाद का जनक कहा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, गेस्टाल्टवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है मैक्स वर्दिमर ने। मैक्स वर्दिमर ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम था गेस्टाल्टवाद। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का शब्द है तो आपको बताना है जर्मन भाषा का शब्द।
आपसे अगर ये पूछा जाए कि गेस्टाल्ट शब्द किस पुस्तक से लिया गया है या गेस्टाल्टवाद का जिक्र सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया है, तो आपको बताना है गेस्टाल्टवाद में। ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द गेस्टाल्टवाद पुस्तक। ओके, कब किया गया था, तो 1912 में। ठीक है, गेस्टाल्टवाद का जनक भी किसे कहा जाता है, वो मैक्स वर्दिमर को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ समग्र या पूर्णाकार होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो समग्र या पूर्णाकार होता है, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। मैक्स वर्दिमर के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए वोल्फगैंग कोहलर ने 1916 से 1920 सुल्तान नामक वन मानुष पर विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया था। दोस्तों, सबसे पहले विचार किसने दिया था, मैक्स वर्दिमर ने। ध्यान रखना इस बात को, विचार किसने दिया था, मैक्स वर्दिमर ने। इसके अलावा सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, वो प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पे, और वो किया था BG कोहलर के द्वारा, वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा। इस प्रयोग या विचार को कुर्ट कोप्पा ने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। दोस्तों, अगर अपन सामान्य रूप से पुस्तकों में पढ़ते हैं तो अपन यही पढ़ते हैं कि जो ये सिद्धांत दिया था गेस्टाल्टवाद का, वो वर्दिमर कोप्पा कोहलर ने दिया था, लेकिन इसमें जो लॉजिक है वो अलग है। देखिए, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले जो विचार आया था, ये जो विचार आया था, ये किसके दिमाग में आया था, ये आया था मैक्स वर्दिमर के। ठीक है, मैक्स वर्दिमर के दिमाग में ये विचार आया था। उसके बाद में इसमें प्रयोग किसने किए, तो ये प्रयोग किसने किए, तो प्रयोग किए थे कोहलर के द्वारा। किसने किया था, कोहलर के द्वारा। किस पर किया था, सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर किया था विचार प्रयोग। अब इसको सिद्धांत के रूप में किसने प्रस्तुत किया था, तो सिद्धांत के रूप में जो प्रस्तुत किया था, ये प्रस्तुत किसने किया था, ये किया था कोप्का ने। किसने किया था, कोप्का ने। अतः ये जो संपूर्ण सिद्धांत मुख्य रूप से दिया जाता है, इसमें प्रयोग, विचार और प्रस्तुति को लगाकर, इस वजह से मैक्स वर्दिमर, कोप्पा कोहलर तीनों ही नाम आते हैं। लेकिन अगर आपसे अलग अलग प्रश्न पूछ लिए जाए तो क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सबसे पहले विचार किसने दिया था, तो आपको बताना है मैक्स वर्दिमर, गेस्टाल्टवाद का विचार। ठीक है, इसी वजह से मैक्स वर्दिमर को गेस्टाल्टवाद का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में जो इसमें प्रयोग किया था वनमानुष पर या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, वो किसने किया था, तो प्रयोग किसने किया था, कोहलर ने किया था। ठीक है, और इस संपूर्ण सिद्धांत को प्रमुख रूप से, इस पूरे विचार को या प्रयोग को, विचार को और दोनों को, प्रयोग को मुख्य रूप से सिद्धांत के रूप में किसने प्रस्तुत किया था, तो उसका नाम आएगा कोप्पा। ठीक है, चलिए, यह सिद्धांत 1925 में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसमें पूर्व ज्ञान, इसके अलावा सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि, और आहा अनुभव कहते हैं दोस्तों जीवन के पहले अनुभव को। जैसे इन्होंने वैसे तो काफ़ी बार प्रयोग किए हैं। एक बार जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति है, आदमी है, और ये किसी जंगल में से जा रहा है, किसी रास्ते में से जा रहा है। ठीक है, और इस जंगल में इसको आगे से शेर दिख जाता है। ठीक है, अब इसके पास में कोई भी क्या है, कोई भी विचार नहीं है, कोई बचने का उपाय नहीं है शेर के आगे। तो इसको क्या दिखता है, पड़ोस में एक पेड़ दिख जाता है। तो इन्होंने सोचा कि यार अगर मैं पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं तो मैं शेर से बच सकता हूं। तो तुरंत ही इसकी सूझ काम करेगी, इसकी अंतर्दृष्टि काम करेगी, या इसका कोई पूर्व ज्ञान काम करेगा कि इस पेड़ पे चढ़ने के ऊपर बाद में शेर से बचा जा सकता है। तो जैसे ये शेर इसके ऊपर चढ़ जाएगा पेड़ के ऊपर, तो इसको एक अलग अनुभव होगा कि हाँ यार, ये भी इस तरह भी शेर से बचा जा सकता है। तो इससे ये अपने जीवन का पहला अनुभव है। ऐसा इस व्यक्ति ने पहले ऐसा किया थोड़ी ना है, नहीं किया, ये अपने जीवन का पहला अनुभव है। और किसी भी जीवन के पहले अनुभव को आहा अनुभव कहा जाता है। ठीक है, उपयुक्त आरेख के अनुसार गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति पूर्व ज्ञान के आधार पर पैदा होने वाली सूझ या अंतर्दृष्टि के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। तब परिवर्तन तभी संभव है जब समस्या या परिस्थिति समग्र रूप में होती है।
इसलिए गेस्टाल्ट सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें समस्या या परिस्थिति समग्र रूप में होती है, अतः इसे समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कोहलर के द्वारा प्रयोग क्या किया गया था उसकी हम बात करते हैं। तो कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया था और प्रयोग करने के बाद स्पष्ट किया था कि सुल्तान यानी कि जो चिंपैंजी बंदर है प्रत्येक अगली परिस्थिति में अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी अपने पुराने अनुभवों का प्रयोग करते हुए नवीन परिस्थितियों में अधिगम को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे क्या क्या प्रयोग किए थे और क्या क्या पूर्व अनुभव उन्होंने प्रयोग में किए थे, हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स के अंदर सुल्तान नामक चिंपैंजी को छोड़ दिया और साथ में एक छड़ी रख दी इसके अंदर और इसके 20 मीटर दूर केले रख दिए। ठीक है, सुल्तान ने छड़ी से इधर देखा और केले को खींच के, पहले तो इधर देखा कि केले, हाथ से लपक के देखा कि केले प्राप्त हो सकते हैं कि नहीं। अब 20 मीटर दूर है तो हाथ तो पहुंच नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने बाद में छड़ी उठाई और केले को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में सुल्तान नामक चिंपैंजी को दूसरी कंडीशन में बॉक्स के अंतर्गत सुल्तान और 2 छड़ी रख दी गई और ये जो केले हैं दोस्तों अब की बार 20 से 50 मीटर दूर रख दिए गए, जहाँ हाथ भी नहीं पहुँच सकता, इसके अलावा एक छड़ी भी नहीं पहुँच सकती। तो सुल्तान ने क्या किया, दोनों छड़ियों को ज्वाइंट किया और दोनों छड़ियों को ज्वाइंट करके फिर केले को प्राप्त कर लिया। यानी कि पिछली स्थिति को क्या किया इन्होंने, पूर्व ज्ञान को अप्लाई किया है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ क्या तीसरा प्रयोग भी किया गया था कि केले के गुच्छे को क्या है ऊपर लटका दिया गया, बॉक्स के ऊपर लटका दिया गया। ठीक है, और अंदर 2 बॉक्स रख दिए गए। अब सुल्तान ने पहले तो लपकने का प्रयास किया, कूद के इसको लपकने का प्रयास किया, लेकिन प्रारंभ में ये हाथ नहीं आया। उसके बाद में एक बॉक्स को रखा, फिर देखा, फिर भी हाथ नहीं आया, फिर उन्होंने दोनों बॉक्स को ऊपर नीचे रखा और फिर केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक बड़ा बॉक्स लिया गया, ये लो, ऊपर वही इसी टाइप में केले लटका दिए गए, वही 2 बॉक्स रख दिए गए और साथ में सुल्तान को छोड़ दिया गया और सुल्तान के साथियों को छोड़ दिया गया, यानी कि और बंदरों को भी छोड़ा गया और सुल्तान नामक बंदर को भी छोड़ दिया, चिंपैंजी को छोड़ दिया। अब देखो, सुल्तान के साथी उछल कूद करके केला प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि ये बॉक्स भी है, ये भी काम आ सकते हैं, उनको तो पता ही नहीं था। जबकि सुल्तान पूर्व ज्ञान या सूझ के आधार पर बॉक्स रखते हुए केले को प्राप्त कर लेता था, क्योंकि सुल्तान ने तो इसका प्रयोग पहले से कर रखा था, क्योंकि सुल्तान ने तो छड़ी से भी कर रखा था, केले प्राप्त किए हुए थे, छड़ियों को जोड़ के भी केले प्राप्त किए हुए थे। इससे पहले उन्होंने दोनों बॉक्स को ऊपर करते हुए भी केले प्राप्त कर रखे थे। तो उन्होंने क्या किया, सुल्तान जैसे ही इसके यहाँ पर रखा गया तो सुल्तान ने उछल कूद नहीं की, सुल्तान सीधा गया, बॉक्स पे बॉक्स जचाई और केले को उतार लिया आराम से। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया, जबकि उसके जो साथी थे उन्होंने केले प्राप्त नहीं कर पाए, वो क्योंकि वो तो उछलते रह गए, उनको पता ही नहीं था कि बॉक्स का यूज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सिद्धांत है ये पूर्व ज्ञान पर आधारित है और जिसमें जो भी समस्या होती है, जो भी परिस्थिति होती है, वो पूर्ण रूप से हमारे साथ में होती है, हमारे पास में होती है। इस वजह से उसे समग्रता या पूर्णाकार कहा जाता है। इसके अलावा ये सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के ऊपर आधारित है, अतः इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आएगा। अभी आपको आगे बात करते हैं और प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, निम्न में से कौन एक गेस्टाल्टवादी नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछेगा और आपको ऑप्शन में देगा वृद्धिमर, कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक। देखिए यहाँ पर कोप्फा इन्होंने कट कर दिया है, कोप्फा की जगह लेविन दे दिया है, तो याद रखना लेविन भी गेस्टाल्टवादियों में ही आता है, जबकि थॉर्नडाइक जो है वो व्यवहारवादियों में आता है, इसलिए थॉर्नडाइक इसका सही आंसर होगा, यानी कि इन्होंने नहीं पूछा है। अगर ये ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए कि कोप्फा, लेविन, आलपोर्ट और वुडवर्थ, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो आपको लगाना है वुडवर्थ, क्योंकि कोप्फा, लेविन, आलपोर्ट ये तीनों के तीनों ही गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। ठीक है, और आपको वर्दीमर, कोप्फा, कोहलर दे देगा ऑप्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी चौथा छांटने में।
आगे देखिए, G.W. आलपोर्ट ने गेस्टाल्टवाद को आगे बढ़ाते हुए अपना एक प्रयोग किया था। इन्होंने एक नर्सरी स्कूल के 44 बालकों पर प्रयोग किया था जिनकी आयु 18 माह से 48 माह के बीच थी। गोल्डन आलपोर्ट ने विभिन्न आकार के खिलौने लेकर ऊंचे स्थानों पर रख दिए और प्रत्येक बालक को एक एक खिलौना लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। इस दौरान देखा गया कि जिन बालकों की आयु अधिक थी उन्होंने सबसे पहले और जिनकी आयु सबसे कम थी उन्होंने सबसे बाद में खिलौना प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया? क्योंकि जिनकी आयु कम थी उनके पास में पूर्व अनुभव कम थे, पूर्व ज्ञान कम था और उनके पास में जो सूझ थी वो भी कम थी दोस्तों, अतः उन्होंने ये प्राप्त नहीं किया। इस प्रयोग के आधार पर आलपोर्ट ने स्पष्ट किया कि जंतुओं की अपेक्षा मानव संतानों में सूझ अधिक पाई जाती है और यह आयु बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो जो बड़े बच्चे थे उन्होंने सूझ ज़्यादा थी और पूर्व ज्ञान भी ज़्यादा था, अतः उन्होंने सबसे पहले खिलौनों को प्राप्त कर लिया। तो गेस्टाल्टवादियों में कौन भी आएंगे? गोल्डन आलपोर्ट भी आएंगे। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की कि गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है इसकी शिक्षा में क्या उपाय देता है, यानी कि जो सिद्धांत दिया गया है इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा किया जाता है? पाठ्यक्रम के निर्माण में गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत ही प्रयोग में लिया जाता है। जबकि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु दोस्तों ये पहले आ चुका है। अगर आपने पिछली क्लास से पूरे तन और मन से ली है तो आप इस प्रश्न का आराम से आंसर दे सकते हैं कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु जो है वो किस सिद्धांत के आधार पर ली गई है, यानी कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का जो निर्धारण है वो किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। और जबकि पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के आधार पर, ये जब आया था वहाँ पर तो मैंने दोनों ही एक साथ बताए थे और यहाँ पे भी मैं दोनों ही एक साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत के आधार पर आधारित है, क्योंकि इसमें पूरी समस्या हमारे सामने होती है और उसके बाद में टुकड़ों में सॉल्यूशन किया जाता है। यह सिद्धांत समस्या की समग्रता पर बल देता है। यह सिद्धांत तर्क व चिंतन के विकास में मदद करता है। यह सिद्धांत सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है। सूझ क्या होती है दोस्तों? सूझ जो होती है वो होती है अचानक पैदा होने वाला ज्ञान, यानी कि जो अचानक जो हमारे सामने जो दिमाग आता है, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन आता है, उसे ही अपन सूझ कहते हैं, ठीक है। जैसे उसके सामने तुरंत शेर आया था तो उसके दिमाग में आया था कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊं, ठीक है, तो उसे अपन सूझ कहेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा गेस्टाल्टवाद का पूरा सिद्धांत, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इसकी मैं मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए 1 मिनट रुकिए दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुख्य रूप से इसमें क्या क्या ध्यान रखना है गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में। सबसे पहले, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इस वजह से दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ इसको मैं। सबसे पहले 1911 ईस्वी में ये जर्मनी के विद्वान मैक्स वर्दिमर ने थॉर्नडाइक के विचारों का खंडन करके दिया गया था, ठीक है। मैक्स वर्दिमर ने 1912 में गेस्टाल्टवाद नामक एक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में एक शब्द दिया था गेस्टाल्ट शब्द। ये गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द था और इस गेस्टाल्ट शब्द का जो अर्थ था वो था समग्र या पूर्णाकार, ठीक है। अतः गेस्टाल्टवाद का जो जनक कहा जाता है वो मैक्स वर्दिमर को ही माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले अगर विचार की बात आए तो विचार किसने दिया था? वो दिया था मैक्स वर्दिमर ने, ठीक है। इसके अलावा प्रयोग किसने किया था आपको बताना है। अगर प्रयोग पूछा जाए तो वो आपको किया था किसने? कोहलर ने। और इसके अलावा अगर इस सिद्धांत के रूप में लागू की बात आए या इसको अपन मुख्य रूप से सिद्धांत की अगर बात करें, सिद्धांत के रूप में अगर प्रस्तुत करने की बात आए तो वो किया था कोप्फा ने, ठीक है, कोप्फा ने। आहा अनुभव आपको पता ही है, किसी भी जीवन का पहला अनुभव आहा अनुभव कहलाता है। ये पूरा का पूरा सिद्धांत मुख्य रूप से सूझ के सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है और ये समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा हमें मुख्य रूप से आगे ध्यान रखना है कि गेस्टाल्टवाद में वर्दिमर, कोप्फा, लेविन, ठीक है, कोहलर और आलपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको मुख्य रूप से।
और इसकी उपादेयता ध्यान रखनी है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में किसका यूज किया जाता है, गेस्टाल्टवाद का। ये पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र पर आधारित है, समस्या की समग्रता पर बल देता है, तर्क व चिंतन के विकास पर बल देता है और सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे तल रूप अधिगम सिद्धांत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।